नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा ये संविधान का 9वां भाग होगा। इसके पहले आपके 8 भाग हो चुके हैं। अगर आपने उन भागों को नहीं देखा है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद सभी वीडियो क्या है आपको आप मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे भी डालना चाहेंगे संविधान भाग 1 बाय गोल मंत्रा एकेडमी या नरेंद्र सर डालेंगे तो आपका वो ओपन होके चला आएगा। तो आप सब्सक्राइब करके क्या है आप उसको देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि जैसे मूल अधिकार, आम नागरिकों के मूल अधिकार, इसलिए इसे क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी हम कहानी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। और इनका उल्लेख कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। तो आपको 3 चीज़ें याद रखना है, अमेरिका, भाग 3 और 12 से 35। अगर इससे अभी आप कंफ्यूज हैं, आगे हम पढ़ाएंगे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार ये अमेरिका से। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, अमेरिका का अधिकार है, रूस का कर्तव्य है। अमेरिका का अधिकार है और रूस का क्या है? कर्तव्य है। और इनका जो उल्लेख किस भाग में किया गया है? तीसरे चरण में, यानी कि तीसरे चरण भी कह सकते हैं, तीसरे भाग में कह सकते हैं। याद करने के लिए हम चरण कह रहे हैं। जो आपका है किस भाग में है? ये भाग 3 में है। अनुच्छेद क्या? 12 से 35। 12 से 35। तो ये आपका हो गया मौलिक अधिकार। अगर हम पूछे कि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी रही है, तो मूल संविधान में इनकी संख्या रही है 7, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? 6। ये कहाँ कम होता है हम बताएंगे आगे। अब देखिए इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है नागरिकों का। तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में आम नागरिकों का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को। क्यों? क्योंकि आपको जानना है कि 1215 में इंग्लैंड के एक राजा होते हैं किंग जॉन। कौन होते हैं? किंग जॉन। तो किंग जॉन वो राजा होते हैं इंग्लैंड के। तो वो लोग क्या करते हैं, राजा किंग जॉन, कि वहाँ के नागरिकों के अधिकार का हनन करते हैं और उनका शोषण करते हैं। उससे वहाँ की जनता क्या हो जाती है? रुष्ट हो जाती है। किससे? राजा से। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो सामंत रहे हैं तो उनसे अपील करते हैं कि राजा से आप क्या दबाव डलवाइए और क्या कहते हैं कि हम लोगों के हित के लिए कोई कार्य करें। तो इंग्लैंड के जो सामंत रहे हैं तो उन लोगों ने राजा किंग जॉन के ऊपर दबाव डाला और क्या है, वहाँ के आम नागरिकों के लिए क्या है, उनके हित के लिए कुछ कानून, कुछ अधिकार पारित किए गए हैं। और उस समय इसे क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया। क्वेश्चन आएगा, इंग्लैंड का जो पहली बार आम नागरिकों के जो अधिकार के लिए जो लिखित बिल पारित किया गया है उसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसलिए भारत में भी अगर हम बात करें कि आम नागरिकों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ये मौलिक अधिकार को कहते हैं। अगर हम ऐसे बात करें कि सबसे पहले अपने संविधान में किस देश ने मौलिक अधिकार को शामिल किया है, तो आपको याद रखना है कि 1789 में फ्रांस ने क्या किया है कि अपने यहाँ संविधान में क्या है, पहली बार मौलिक अधिकार को शामिल किया है। तो आपको याद रखना है कि पहली बार जो है नागरिकों के हित के लिए जो मौलिक अधिकार लाया गया है किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। कब? 1215 में। क्या कहा गया? उसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो ये ओरल था, लेकिन संविधान में संवैधानिक रूप से कौन लागू किया है? वो फ्रांस है। कब? 1789। तो यहाँ हम देखेंगे ये आपका हो गया मैग्ना कार्टा हो गया। मूल संविधान में कितने भाग होते हैं? 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। जो एक आपका कम होता है वो क्या है? आपका संपत्ति का अधिकार। क्या है आपका? संपत्ति का अधिकार। तो आपको जानना है कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में इसे क्या है, संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। 1978 में संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन करके मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहला होगा 1978 और दूसरा आपका हो जाएगा 44वां संशोधन। कौन सा? 44वां संशोधन। तो 44वां जो संशोधन है इसी के तहत क्या है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है। कब हटाया गया है? 1978 में हटाया गया है। अब इसे हटा दिया गया है तो इसे क्या कहते हैं, कहा किया गया है, यह एक कानूनी अधिकार है। क्या है आपका? कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार। ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है
कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आपको याद रखना है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में 1978 में 44वां संशोधन करके इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसे कहा गया है आपका विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार। अब ये क्वेश्चन और बनता है कि हटाने से पहले इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में था और हटाने के बाद इसे किस अनुच्छेद में रखा है। आपको याद रखना है 31 और 300 का। तो हटाने से पहले आपको याद रखना है ये 31 है और हटाने के बाद जो है ये 300 का। तो दो चीजें आपको याद रखना है, एक 31 याद रखना है, एक 300 का याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाने के बाद किस अनुच्छेद में रखा गया है। 300 का में रखा गया। किस में रखा गया? 300 का में रखा गया। अगर ये पूछे आपसे कि हटाने से पहले इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो आपका आंसर होगा 31। हटाने से पहले 31, हटाने के बाद 300 का। हटाने से पहले 31 और हटाने के बाद 300 का। तो इस प्रकार से इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। कैसा अधिकार है? यह एक विधिक अधिकार है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है कितनी? 7। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6। आगे देखिए, पहला आपका समानता का अधिकार। पहला आपका क्या है? समानता का अधिकार। इसका उल्लेख 14 से 18 है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख 19 से 22 है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका 23-24 है। चौथा क्या आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख है 25 से 28। कहाँ से? 25 से 28। फिर आपका पांचवा है आपका शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार, और इसका उल्लेख है 29-30। और लास्ट है आपका छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32। तो फिर से देखिए, पहला आपका समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23-24 है। फिर यहाँ देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार ये 29-30। इसे अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार। फिर छठा आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा क्या है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है। अब हम एक एक मौलिक अधिकार को लेकर चलेंगे, उनके अंदर क्या क्या पॉइंट बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, और यहाँ से बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला आपका समानता का अधिकार। पहला क्या है आपका? समानता का अधिकार। इसका उल्लेख है 14 से 18। तो हम बात करेंगे, स्टार्ट है आपका 12 से 35, लेकिन जो समानता का अधिकार है 14 से 18। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? 14 से 18। तो पहला विश्व युद्ध 14 से 18, और समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18। तो 14 में है समता का अधिकार। समता का अधिकार, तो कहने का मतलब है सभी व्यक्ति क्या है? एक समान है, उनको जो भी लाभ दिया जाएगा एक समान दिया जाएगा। तो 14 आपका हो गया समता का अधिकार। समता का अधिकार। फिर देखिए 15 में क्या है? 15 में है कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पे क्या है? किसी भी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। मतलब धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पर समानता। धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पर समानता, मतलब सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए क्या है? एक समान भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया। तो 14 हो गया समता, और 15वां हो गया धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पर समानता। 16 क्या है? अवसर की समानता। तो कहने का मतलब है जैसे कोई भी अगर सरकारी लाभ किसी को दिया जाता है सामाजिक रूप से, तो सभी व्यक्ति क्या है? उस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। अर्थात अवसर की समानता मतलब कोई भी मौके आते हैं तो उसमें जाति धर्म के आधार पर ना होके सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 16। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अब 17 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। ये ऐसा बिंदु है कि सभी एग्जामों में आता है। कहाँ आता है? सभी एग्जामों में। तो यह आपका अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत का मतलब ये होता है, क्वेश्चन आएगा अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख जो है किसमें किया गया है, ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। जैसे पुराने समय होता था कि उच्च वर्ग के लोग क्या होते थे, निम्न वर्ग का उनसे छुआछूत की भावना रखते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो इसे ये कहेंगे छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, इंग्लिश में कहेंगे अनटचेबल। क्या कहेंगे? अनटचेबल। तो छुआछूत का अंत या फिर अस्पृश्यता का अंत, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। अब देखिए उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो ठीक से देखिएगा, 14 समानता का अधिकार, 15 धर्म जात क्षेत्र लिंग के आधार पर समानता, 16 क्या है? अवसर की समानता, 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, 18 क्या है? उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार से आपका समानता का अधिकार आपका कंप्लीट होता है, ये 14 से 18। अब दूसरा आपका जो मौलिक अधिकार है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसका उल्लेख 19 से 22 किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 किया गया है। अब यहाँ देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे 19 का, तो ये बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो आज हम एक कहानी के माध्यम से इसको क्या है, इसको आप तुरंत उंगलियों में याद करा देंगे। जैसे ये आपके 6 बिंदु लिखे हुए हैं, और 6 बिंदु को ध्यान से देखेंगे। एक हम कहानी सुनाना चाहेंगे आपको। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी राज्य में, जैसे हम कहते हैं आज किसी भी राज्य में क्या है, कोई सरकार है, युवाओं के लिए क्या कुछ वैकेंसी वगैरह नहीं निकाल रही है। तो जैसे हम कहते कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो सरकार के खिलाफ क्या बोलेगा? वो नारेबाजी करेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा। तो यहाँ से ये होगा कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सरकार की रणनीति खराब चल रही है तो उनके खिलाफ क्या है, बोल सकते हैं। और एक चीज और आपके पेपर में पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में। तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 19 का। इससे कहते हैं व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति है, क्या गलत है क्या सही है, इस पे क्या है, वो बोल सकता है। और जैसे वो कोई व्यक्ति है सरकार के खिलाफ क्या बोल रहा है, लेकिन उसके अकेले बोलने से क्या हो, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो वो लड़का क्या करेगा, अपने दोस्तों को बुलाकर अपने गांव में, अपने शहर में बुला के क्या है, किसी एक स्थान पे क्या सबको बुला के एक मीटिंग करेगा। क्या करेगा? एक मीटिंग करेगा। और मीटिंग कैसी होनी चाहिए? मीटिंग आपकी हथियार रहित होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई औजार नहीं होना चाहिए, ऐसी मीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो आप अकेले बोल रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो आपने लोगों को, अपने फ्रेंड सर्किल को इकट्ठा किया, और उसके बाद क्या, जो मीटिंग हुई है वो कैसी होनी चाहिए? ये हथियार रहित होनी चाहिए। अब देखिए इतना हो गया, और मीटिंग में ये निर्णय निकला, जो हम लोगों ने सभा की या सम्मेलन किया, उसमें यह निर्णय निकला कि हम लोगों को एकता बनाकर एक समिति बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? एक समिति या संगठन बनाना। तो इसलिए तीसरा क्या हो गया? समिति या संगठन बनाने का अधिकार। तीसरा क्या हो गया? समिति या संगठन बनाने का अधिकार। ध्यान से देखिएगा, पहला क्या, अकेला बच्चा बोल रहा था, तो अकेले बोलने से नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों को बुलाकर एक मीटिंग की, मतलब एक मीटिंग की, और मीटिंग कैसे की? हथियार रहित की। और जब मीटिंग समाप्त हुई, उसमें क्या निर्णय निकला कि हम लोगों को एक समिति या संगठन बनाना है, जिसके खिलाफ क्या है, हम सरकार की रणनीतियों के खिलाफ क्या है, मोर्चा खोलेंगे। अब देखिए चौथी कंडीशन क्या हो गई। अब जैसे हम कहते हैं किसी गांव में ये बच्चों ने क्या है, संगठन बना लिया, तो घर बैठे कोई काम नहीं होगा, हमको क्या जाना है कि उसके लिए क्या, हमको प्रदेश की राजधानी में जाकर, विधानसभा में, वहां पे जाके क्या है, हमको धरना देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हो जाएगा, आप जैसे प्रदेश की राजधानी में जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, आप जाएंगे तो आवागमन करेंगे। तो आवागमन की स्वतंत्रता का अर्थात ये होगा कि हम भारत के किसी भी स्थान में क्या है, आ जा सकते हैं। ये मेरा क्या है, मौलिक अधिकार है। कोई भी स्टेट में क्या है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर देखेंगे 19 अंगा क्या है। अब देखिए वहां पे हम राजधानी में पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या है, हमको वहां रहना भी पड़ेगा। भाई वहां पे गए, हो सकता है जैसे हम कह दें हम यूपी से हैं, तो हम कहाँ, कन्याकुमारी में गए, तो क्या हम वहां पे रहना चाहे, कोई हमको रोक सकता है? नहीं। तो रहने की स्वतंत्रता, तो अंगा में हो गया निवास करने की स्वतंत्रता। मतलब होता है कि भारत के किसी भी स्थान पे हम लोग रह सकते हैं। जब 370 नहीं हटा था,
तो उसके पहले क्या है, जम्मू कश्मीर में अफवाह था, हम लोग वहाँ जा तो सकते हैं, लेकिन स्थायी जीवन यानी कि वहाँ की नागरिकता हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब लेकिन जब 317 हट गया है तो अब हम लोग क्या है, वहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं और वहाँ की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद इच्छा वाला नहीं है, अब इच्छा में आता है जीविकोपार्जन। अब जैसे वहाँ पे रहेंगे हम तो क्या करेंगे भाई, खाने पीने के लिए कुछ व्यवसाय भी होना चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ व्यवसाय भी होना चाहिए। तो जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता मतलब हम लोग वहाँ रहकर क्या करें, कोई बिजनेस है उसको हम क्या है, उसको हम कर सकते हैं। तो फिर से देखेंगे, एक बच्चा है वो सरकार की रणनीतियों के खिलाफ अकेले बोलता है, अकेले से कुछ नहीं होता है, तो अपने दोस्तों को बुलाकर शांतिपूर्ण क्या करता है, एक मीटिंग करता है। फिर मीटिंग में ये निर्णय निकलता है एक संगठन या समिति बनाया जाए। फिर ये निर्णय निकलता है समिति या संगठन बन गया है तो हमको क्या है, विधानसभा को क्या, विधानसभा के सामने क्या धरना देने जाना है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब वहाँ पे धरना देने जाएंगे तो वहाँ रहना भी पड़ेगा, तो निवास करने की स्वतंत्रता। अब वहाँ रहना पड़ेगा तो क्या होगा, हमको खाने पीने की भी सुविधाएं होनी चाहिए, अर्थात जीविकोपार्जन की सुविधा होनी चाहिए। तो 19 का बोलने की स्वतंत्रता, 19 का ये मीटिंग, 19 का समिति या संगठन, 19 का आवागमन, 19 का क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता, और 6 क्या है, जीविकोपार्जन। तो इसको अगर आप कहानी के रूप में याद करेंगे बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। अगर आप सोचे ऐसे याद करें, ऐसे आपको नहीं याद होगा। हाँ, अलग से इसमें याद रखिएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख 19 का में किया गया है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई सजा कर देता है, ठीक है, तो उसमें क्या, उस अपराध के लिए क्या होगा कि उसमें ये होता है कि जैसे एक बार सजा कर काट के चला आया है, फिर से उसे क्या है, उस सजा के लिए, फिर उस अपराध के लिए सजा नहीं दी जाएगी। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है, अगर आपने अमिताभ बच्चन की मूवी अंधा कानून देखी होगी तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, उसमें इसी के बारे में बताया गया है। क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है एक बार सजा काट के आता है और मूवी के लास्ट में, अंत में क्या होता है, वो जज के सामने उसी व्यक्ति की हत्या कर देता है जिसकी सजा वो काट के आता है, और फिर से उसे सजा नहीं होती है। तो यहाँ हम देखेंगे एक अपराध के लिए एक बार सजा। अब देखिए दूसरा क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध का मतलब ये है, जैसे हम कह दें ये आपका चल रहा है 2022, क्या चल रहा है, 2022। अगर हम कहते 2022 में कोई मैंने ऐसा अपराध किया जिसकी सजा क्या है, 6 महीना, जिसकी सजा क्या है, 6 महीना हमने अपराध कर दिया, तो हमारा केस क्या है, चल रहा है। लेकिन हमारा केस जब फाइनल जजमेंट आता है और उस समय जो है आता है 2024 में आता है। कब आता है, 2024 में। और जो 2022 में मैंने अपराध किया था उस समय उसकी सजा थी 6 माह, लेकिन 2024 में उसमें उसकी जो सजा हो गई है 5 साल हो गई। लेकिन जब 2024 में हमको सजा मिलेगी तो नए कानून के आधार पे ना होकर पुराने कानून के आधार पे होगी, और उसे ही क्या कहते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में। क्या होगा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में। अब ये तीसरा क्या होगा, गवाही। तो किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही का अधिकार हम उसमें दिलवा नहीं सकते। ये आपका हो गया 20। फिर 21 में आते हैं तो 21 में बहुत सारे हैं आपके। तो यहाँ पे देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, फिर चिकित्सा का अधिकार है, फिर सांस्कृतिक विरासतों का अधिकार है, सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण का अधिकार है, और विदेश जाने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार। और भी इसमें है, इसमें अगर हम कहते हैं कि नींद लेने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, जैसे हम लोग नींद लेते हैं वो भी मेरा क्या है, मौलिक अधिकार है। और भी जैसे कह दें कि जेल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके विरुद्ध क्या है, ये अधिकार है। और एक और है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पे क्या है, फांसी नहीं दी जाती है, ये भी क्या है, मौलिक अधिकार में आता है। इनका उल्लेख कहाँ पे है, 21 में है। तो आपको ये ध्यान देना है, ये आपके 21 हो गए। और कुछ पॉइंट अभी और हमको बताना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम थोड़ा मिटाएंगे इसमें, उसके बाद क्या है आप फिर से हम आगे बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ देखिए आगे क्या होगा। तो 21 आपका हो गया, इसमें हमने और बता दिया, ये आपके 5 पॉइंट लिखे हैं, और हमने बता दिया नींद लेना हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। और क्या कहते हैं, सार्वजनिक स्थानों पे फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। तो 21 में ज़्यादातर आपका ये आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है आपका निजता का अधिकार। और क्या है आपका इंपॉर्टेंट, आपको बता दें, एक आपका है 21A, क्या है आपका
21 है। तो आर्टिकल जो 21A है इसमें यह बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। क्या है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो आपको ये याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, इसका उल्लेख इसमें किया गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 21A में किया गया है। अब देखिए 21A यहाँ पे है तो ये मूल संविधान का अंग नहीं है, ये मूल संविधान का अंग नहीं है। इसे 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? इसे 2002 में जोड़ा गया है। और क्या कहते हैं, संशोधन कौन सा हुआ है? 86वां संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ है? 86वां संशोधन हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है कि 21A 2002 में जोड़ा गया है। कौन सा संशोधन करके? 86वां संशोधन करके। है क्या चीज इसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो आगे हम बात करेंगे, अनुच्छेद 22 बात करेंगे। तो अनुच्छेद 22 जो है आपका, अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 ये कहता है अपराध के संदर्भ में, अपराध के संदर्भ में, अपराध के संदर्भ में, इसका मतलब ये होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है अपराध करता है, अपराध क्या, कोई व्यक्ति है उसके ऊपर अगर कोई अपराध लगा दिया जाता है जबरदस्ती, तो जबरदस्ती लगाने से इससे काम नहीं चलेगा। जैसे हम हैं, अगर कोई पुलिस मेरे पास आती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसे कारण पूछने का अधिकार, कारण पूछने का अधिकार, पूछने का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को क्या है? कारण पूछने का अधिकार है। इसका उल्लेख इसमें किया गया है, 22 में किया गया है। और जैसे मान के चलो कोई अपराध सिद्ध मान के है, गिरफ्तार करके ले जाते हैं, तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को क्या है, आपको जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। हाँ, इसमें यह चीज है, आवागमन का समय इसमें काउंट नहीं किया जाता। आवागमन में जो समय खर्च होता है उसको हटाकर 24 घंटे के अंदर क्या है, जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और अगर हम बात करें कि इसमें जो हम कह दें कि वकील से सलाह लेने का, वकील से सलाह लेने का अधिकार, वकील से सलाह लेने का अधिकार, तो इन सब का जो उल्लेख किसमें किया गया है? 22 में किया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये आधा भी कंप्लीट होता है, तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसको हम क्या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इतना ही अभी आप रखिए। तो ये आपका मौलिक अधिकार है। वीडियो आपका कैसा लगा है तो उस कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। और फिर आपसे कहते हैं कि आपको अगर अच्छी रणनीति बना के तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हम वादा करते हैं आपसे कि आपकी जो क्लास विधिवत चलेगी, डेली एक से या 2 वीडियो आपके अपलोड होंगे। आप वीडियो को 1 या 2 बार देखने के बाद अच्छे से नोट्स बनाएं। और चैलेंज करते हैं कि आपको टॉपिक इतना फैक्ट मिलेगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको नोट्स जरूर बनाना। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी ये नहीं हो पाएगी। तो चलते चलते एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आज का एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि इंसुलिन की खोज किसने की। आज का क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन की खोज किसने की है। और दूसरा क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की। 2 क्वेश्चन बताने हैं आपको, इंसुलिन की खोज किसने की है और पेनिसिलिन की खोज किसने की है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।